निश्चित रूप से एकजुटता की जरूरत है और एकजुटता धीरे धीरे बन रही है और उसी से सरकार घबरा रही है। हमारे साथ डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, किसानों मजदूरों के बीच में भी काम करते हैं और बहुजन संवाद के होस्ट भी हैं, हर दिन 6 बजे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि पिछले सप्ताह की जो घटनाएं हुई है, चाहे बिहार में सरकार बदल का काम हो, चाहे किसानों की गिरफ्तारी हो, किसान नेताओं की गिरफ्तारी रही हो, चाहे सीएए का यूसीसी का प्रस्ताव पास करना हो उत्तराखंड विधानसभा में, या आज ही तमिलनाडु विधानसभा में जो कुछ हुआ है उस पर अपनी राय रखें और आज की इस चर्चा का समापन भी करें। तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। ये पिछला सप्ताह अगर हम देखें तो इसको वैचारिक संकट का सप्ताह कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि वैचारिकता पर प्रश्न चिन्ह का सप्ताह के रूप में हम इसे रेखांकित कर सकते हैं। इसको सीधे सीधे अगर हम देखें तो समाजवाद के ऊपर, समाजवादी दर्शन के ऊपर, समाजवादी कार्यकर्ता के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह के सप्ताह के रूप में हम इसको देख सकते हैं। खास करके हम जिक्र करना चाहेंगे बिहार का। बिहार में नीतीश जी जो अपने आप को समाजवाद का चैंपियन कहते हैं, उन्होंने जिस तरीके से पलटी मारी है कि पूरे सत्रकाल में अपने उन्होंने 8 बार इस्तीफा दिया सीएम से और 9 बार सीएम का शपथ लिया, और सीएम इस्तीफा देता है और बदल जाता है डिप्टी सीएम। तो इस तरीके से वहां, और फिर उसी तरीके माने उस पराकाष्ठा हमको देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में कि चौधरी चरण सिंह की वैचारिकता का अपने आप को नायक कहने वाला, उसके उत्तराधिकारी कहने वाले जयंत चौधरी सदन में यह स्वीकार करते हैं कि भारत रत्न उनके दादा को दे दिया गया, तो अब हम किस मुंह से हम बात करें कि हम इनके साथ नहीं खड़े होते हैं। तो यह कहीं ना कहीं से वैचारिकता के ऊपर यह बहुत बड़ा प्रश्न इन दोनों आदमियों ने खड़ा किया है। और वैचारिकता पर प्रश्न यह भी है कि भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान जो हमारे भारत का है, उसका भी आप सौदा कर रहे हैं। आप उसका किससे सौदा कर रहे हैं? तो एक तो यह है कि थोक के भाव आप उसको बांट रहे हैं, थोक के भाव भी अपना ठीक है आप बांटिए, लेकिन कैसे कैसे लोगों को आप चुन रहे हैं। एक तरफ तो आप कर्पूरी ठाकुर का आप चयन करते हैं, एक तरफ आप चौधरी चरण सिंह का चयन करते हैं, एक तरफ आप स्वामीनाथन का चयन करते हैं, और वहीं जो है दूसरी तरफ आप नरसिंहा राव का चयन करते हैं, आप वही लाल कृष्ण आडवाणी का चयन करते हैं। जिन लोगों ने संविधान की शपथ लेकर के संविधान को कूड़े में डालने का काम किया, ऐसे लोगों को आप चयन करते हैं और आप उन्हें भारत रत्न बनाते हैं। उतना ही नहीं, और आज तो हद हो गई वैचारिक पराकाष्ठा की। ये हम तो एक है राजनीतिक संकट का कि तमिलनाडु का राज्यपाल मतलब राज्यपाल तो सीधे सीधे राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, उसको कुछ भी बोलने का, वो केवल वॉचडॉग है प्रदेश में, ये प्रांत में, वो केंद्र सरकार से वो ये संबंध जुड़े रहे प्रांत का, केवल उसका ही काम रहता है। लेकिन उसने जिस तरीके से आज काम किया है तो वह तो एक तरीके से राष्ट्रद्रोही काम है, संविधान द्रोही काम है। अगर तुम्हें विरोध है, प्रतिरोध है, तो उसके और तरीके होते हैं। तुम किसी भी कोई भी राज्यपाल को हक ही नहीं बनता है कि वो जो आप अभिभाषण का पाठ न करें या उस पर अपना विरोध व्यक्त करे। तो इस तरीके से, और इसी तरीके से हम देखेंगे कि आज जिस तरीके से बिहार में ये फ्लोर पर उन्होंने अपना बहुमत साबित किया है, तो वह भी एक तरीके से वैचारिक संकट का ही उसको माना जाएगा। और उसमें खास करके एक ये संवैधानिक संकट जो आने वाले दिनों में जो और व्यापक रूप से खड़ा होने वाला है, और केंद्र सरकार उसको बार बार बढ़ावा दे रही है। पंजाब को लेकर के जो वक्तव्य हमारे वहां के मुख्यमंत्री मान ने दिया है, वह कोई छोटा मोटा वक्तव्य नहीं है। और पिछले सप्ताह जो चीजें हुई है, एक मुख्यमंत्री को, या एक नहीं मुख्यमंत्रियों को जंतर मंतर पर आकर के दिल्ली में सामान्य नागरिक की तरीके से अपने प्रदेश की मांगों के लिए धरना करना पड़े, उसको प्रदर्शन करना पड़े,
तो यह भी एक गंभीर संकट है, गंभीर वैचारिक संकट है। और इन सारी चीजों में हम तो यही कहेंगे कि इन सारी चीजों को हम रेखांकित कर सकते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली जो स्थिति है कि यह केंद्र सरकार जो अपने आप को दावा तो मारती है, अपने सब करती है, लेकिन सच बात यह है कि उसको अपने नीचे से जमीन खिसकती हुई दिख गई है, या रोज पर रोज उसकी धरती धंसती जा रही है। वो कितने रसातल में जा रही है, वो उसके लिए वो तरह तरह के उपक्रम ये अपना कर रही है कि वो ये वैचारिकता पर भी चोट कर रही है। और वही कारण है उनका नीचे से जमीन खींचने का काम विपक्षी दल जो नहीं कर पा रहे हैं एक साथ जुड़ करके, वो काम कहीं न कहीं से उसको मजबूती प्रदान कर रही है राहुल गांधी की न्याय यात्रा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब से चली है, जैसे चली है, आप उसका अगर आप उसका विकास क्रम देखें, असम में गई क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, मेघालय में क्या हुआ, और ये जैसे उत्तराखंड में मैं अपना प्रवेश की तो वहां क्या हुआ, बिहार में गई वहां क्या हुआ, और उत्तर प्रदेश में अभी प्रवेश करने वाली है। और ये बनारस में भी वो 17 तारीख को उनकी यात्रा आ रही है। लेकिन इस सबसे बौखलाई हुई ये सरकार है, और खास करके मोदी जी परेशान हैं। 17 तारीख को उनके निर्वाचन क्षेत्र बनारस में यह यात्रा इसकी प्रवेश करेगी। बनारस में जहां कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, सही माने में उसका कोई जनाधार नहीं है, लेकिन ये इतने घबराए हुए हैं। और इसी यही कारण है कि ये जो मध्य प्रदेश में गिरफ्तारियां शुरू हुई है, वह भी कहीं न कहीं से यही प्रभाव डालने वाला है कि एक यादव मोहन यादव को लेकर के, उसका नाम लेकर के जिस तरीके का ये एक संकट खड़ा करने की एक कोशिश कर रहे हैं। और ये 16 तारीख की जो बंदी है, यह अपने आप में वैचारिकता को मजबूत होते हुए भी हम देख सकते हैं। इसमें जो इन लोगों ने वो संकट किया है, वैचारिक संकट खड़ा किया है, उसका ये प्रत्युत्तर इनको 16 तारीख देगा। क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, या हम कहेंगे कि दुनिया के इतिहास में पहली बार मजदूर और किसान एक साथ मिलकर के, और उसमें भी ग्रामीण किसान भी एक साथ मिलकर के इसके प्रतिरोध के लिए सामने आ रहा है। तो इस तरीके से हम पिछले सप्ताह को हम एक वैचारिक संकट के प्रचंड के रूप में, और आने वाले समय में एक पुख्ता मजबूत वैचारिकी के साथ मजबूत होती हुई राजनीति को भी हम देखने की को हमको मिलेगा। आप सारे साथी